अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक सवाल, हाँ पूरा नहीं किया था। हाँ जी, सेकेंडरी पोर्शन में रह गई थी। तो क्या क्या था? मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग और मेंटेनेंस। और पहुंच गए हुए थे 752 134 140 264। ये यहां तक पहुंच गए हुए थे। और सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट मैंने अंग्रेजी भी लिख दी थी। वेयर हाउसिंग कॉस्ट के अलावा और इस सवाल में कुछ पूछना है तो पूछें। वेयर हाउसिंग कॉस्ट के अलावा और बताएं, कुछ पूछना है तो। चलो कुछ नहीं पूछना। सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट में क्या करना है? अच्छा, हमने OAR निकालना है पीडी का। पीडी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एक काम करें, ये जितने भी सवाल में FOH दिए हुए हैं, सवाल में देखें आखिरी जो टोटल वाला कॉलम है, जितने भी FOH हैं यानी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा, उन सबका टोटल करें जरा। ऐसी नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूं। सवाल में आखिरी कॉलम के अंदर जितने भी FOH हैं, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल नहीं है FOH, उसके अलावा उनका देखें ग्रैंड टोटल क्या बना। जी 12900। इन चारों का टोटल क्या है? इन चारों का, इन चारों फिगर्स का टोटल 1290। तो अभी हुआ क्या कि पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स बांट बांट के चारों डिपार्टमेंट में बंट गए, यानी कुछ भी अनबटा नहीं है। सारे के सारे FOH चारों डिपार्टमेंट में बंट चुके हैं। लेकिन अब अगला काम यह है कि हमने इनको पीडीज में लाना, यानी इसको भी यहां से हटा के यहां लाना। इसको कहेंगे सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट। तो सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट यानी मेंटेनेंस के खर्चों को भी पीडीज में बांटना है। अब पीडीज में किस रेशो में बांटना है, इसके लिए कोई ना कोई बेस्ट अवेलेबल में से लॉजिकल रिलेशनशिप बताया होगा। बगैर बताए हुए नहीं बांट सकते, कुछ ना कुछ जरूर बताया होगा। जो थे ना सारे खर्चे, जैसे पावर, लाइट एंड हीट, इनके ना नामों से पहचान रहे थे हम इनके नामों से पहचान रहे थे कि बांटने के लिए अवेलेबल में से कौन सी बेस्ट रेशो लेनी चाहिए। लेकिन जो SD होगा उसका किस डिपार्टमेंट से किस रेशो से ताल्लुक है, यह सवाल वाला लाजमी गाइड करेगा। अब आपको इसमें लास्ट लाइन में एक बात समझाई गई है कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग थे उनकी 80% मेहनत मशीनों की मेंटेनेंस है और 20% मेहनत जगह की सफाई है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोगों की मेहनत का 80% मशीनों की मेंटेनेंस में लग रहा है और रिमेनिंग टाइम लेनी बाकी 20% बिल्डिंग की सफाई और मेंटेनेंस में लग रहा है। यह बात कहने का मकसद यह है कि जब आप इस 264 को इनमें बांटने लगे तो पहले तो उसका यह हिस्सा कर लें, पहले तो उसके दो टुकड़े कर लें। 80% कितना? 211 और
20%, 53। हमने पहले ना खर्चे, अब मैं एक टेबुलर फॉर्मेट जो बना के दिया उसकी शक्ल बता रहा हूं कि पहले हमने खर्चे टोटल कॉलम में लिख के आगे बांट के फैलाए होते थे, हो गया, टोटल हो गया। अब हमने मेंटेनेंस के अंदर जो फिगर है, ये सवारियां हैं, इन 3 गाड़ियों में एडजस्ट करना है इसको। तो अब हमने इस 264 को यहां से खत्म करके वहां फैलाना है, तो यहां पर ये माइनस आ जाएगा, मेंटेनेंस के कॉलम में माइनस, अब इसको उन तीनों में फैलाना है। ये जो 2 लाइनें अलग अलग कर दी ना और इसकी नेचर बता दी, 80% टाइम इन लोगों का किस में लग रहा है, मशीन की मेंटेनेंस में। अब हमें हिंट मिल गया कि ये जो 211 है इसका किस डिपार्टमेंट से कितना ताल्लुक होगा, किस बेस पे देखना चाहिए, मशीन की मेंटेनेंस है, मशीन आर्स, तो इसको हम मशीन आर्स की रेशियो में बांटेंगे। यहां बेसिस का कॉलम था, हम इस 211 को तीनों पीडीज में मशीन आर्स की रेशो में बांट देंगे, बांट देंगे नहीं, बांटें, बांटें। 188 914। ये ऊपर जो टोटल किए थे ये समझ आ गए। अब इस वक्त फैक्ट्री के जो सारे एफओएच थे वो चारों पीडीज में आ चुके हैं, कोई भी कॉमन खर्चा अन बटा नहीं, हमने बांट दिए। लेकिन ओएआर इन 3 के निकलने हैं, इन सवारियों के पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी इन तीनों के पास है, तो इन सवारियों को भी इन्हीं गाड़ियों में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहां से इनको वहां बिठाना है, यहां से निकालना है, यहां से निकाल के इधर इतना इतना बिठा दिया। इसको मशीन आर्स की रेशियो में क्यों बांटा है, क्योंकि मशीनों की मेंटेनेंस के लोगों का खर्चा है, तो इसलिए जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा देर मशीनें चलेंगी उतनी ज्यादा उनकी मेंटेनेंस होगी। और बाकी 53 ये किस काम में मेहनत लग रही है, बिल्डिंग की सफाई, बिल्डिंग, तो किस डिपार्टमेंट, किस बेसिस में, फ्लोर एरिया। अच्छा, ये जो सिर्फ देख के लिख रहे होते हैं वो भी अभी कैलकुलेट करें, अभी मुंह से कोई ना बोले, कैलकुलेट करें। इस 53 को बांटना है फ्लोर एरिया की रेशो में, बताएं कितना, कैलकुलेट कर लें सारे, अभी अभी ना बताएं, पहले कैलकुलेट करें सारे खामोशी से। ये तो आपने सोचना है।
जी डन। कितना लिखूं मशीनिंग में? 31 या 27? पहले जब रेंट रेट्स बांटे थे तो रेंट कितना था? 114। और ये बांटा था, मशीनिंग का एरिया था 1000, असेंबली का एरिया था 400, फिनिशिंग का एरिया था 300, मेंटेनेंस का एरिया था 300। इस खर्चे को पूरी फैक्ट्री के चारों डिपार्टमेंट्स में बांटा था, इसलिए डिवाइडेड बाय 2000 किया था और इनटू ये किया था। अब हमने मेंटेनेंस के 53 को मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग में बांटना है कि मेंटेनेंस में भी बांट देना है? इसको इन तीन में बांटना है बस, और इन तीन के एरिया की रेशो में बांटना है। तो अब डिवाइडेड बाय 2000 नहीं होगा, 1700 होगा। तो आंसर आ जाएगा 31, 12, 9। ये हो गई सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट, यानी एसडी में जितने टोटल ओवरहेड्स बने थे उनको पीडीज में बांट दिया। इसको 13 कर दूं? 13 कर देता। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के बाद इनका करें फिर से टोटल। 971, 156, 6130, 163। अच्छा, इन तीनों का टोटल करें। ये जादू क्यों हो रहा है? पहले हमने सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स सारे डिपार्टमेंट्स में बांटे थे, वो ये हो गए थे। अब हमने इसको यहां से इधर शिफ्ट किया है, टोटल तो अभी भी भाई 1290 ही है। तो इस सारे टेबल का एंड रिजल्ट क्या निकला कि फैक्ट्री के सारे एफओएच, फैक्ट्री की सारी सवारियां इन तीन गाड़ियों में एडजस्ट हो गई। अब फैक्ट्री के सारे खर्चे न्यूमिनेटर में आ गए और अब हमने इसका रखना है डिनोमिनेटर। ये न्यूमिनेटर हो गया, ये टोटल एफओएच हो गए। हर पीडी का अलग अलग न्यूमिनेटर आ गया और हर पीडी की अलग अलग बेस होगी। ओएआर की बेस क्या रखनी है? सवाल में बताइए। जो इससे पहले सवाल किया था उसमें मशीन आवर्स लिखा हुआ था, यहां पर बेस नहीं बताई। तो अगर बेस नहीं बताई ना तो देखेंगे अवेलेबल क्या है, उन 5-6 बेसिस में से अवेलेबल क्या है। अब यहां लेबर आवर्स भी हैं, मशीन आवर्स भी हैं। अगर एक से ज्यादा बेसिस अवेलेबल हैं और नहीं बताई कि कौन सी है, तो आप नोट लिख के कोई एक अज्यूम कर ले। और सबसे मशहूर बेस होती है डायरेक्ट लेबर आवर्स, सबसे मशहूर बेस होती है। तो इसमें चूंकि बेस नहीं बताई हुई तो आप जो मर्जी अज्यूम कर लें, डायरेक्ट लेबर आवर्स ये ज्यादा बेहतर है। हाँ, इसमें एक और, ये भी कुछ बड़ी बात नहीं है जो बताने लगा हूं, लेकिन गुजारा चल जाएगा। ये जो पहला डिपार्टमेंट है इसका नाम ही मशीनिंग डिपार्टमेंट है, तो इसमें फिर आदाब ये हैं कि मशीन आवर्स रख लें, वरना बाकी में बेस्ट लेबर आवर्स ही है। तो अगर ओएआर निकालने के लिए बेस क्या रखनी नहीं बताया, बताया होगा इंशाल्लाह बताया होगा, नहीं बताया तो फिर देख लें अवेलेबल में से जो है उसको ले लें। अब इसमें लेबर आवर्स भी है, मशीन आवर्स भी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी है, जो मर्जी यूज कर लें, बस नोट लिख दें। तो मशीनिंग का चूंकि नाम ही मशीनिंग था तो उसमें मशीन आवर्स ले लिए। कितने? 40,000। और बाकियों के लिए लेबर आवर्स बेस्ट होती है। लेकिन ये इतना टेक्निकल मसला नहीं है कि अगर किसी बेचारे बच्चे ने मटेरियल कॉस्ट ले ली तो उसका पेपर फाड़ के फेंक दिया जाएगा, कोई मसला नहीं है। जिसने इनमें से जो भी बेस ले ली होगी वो सही है। 16,000 ये लिख ली हमने बेस। और अब निकाल लेंगे ओएआर। अच्छा, ओएआर निकालते हुए ये एहतियात कर लेना कि ये ऊपर 1000 है, 3 जीरो लगा लेना साथ, या इसके 3 जीरो उड़ा दें। 24.27, 19.5, 10.18, ये हो गया ओएआर।
कोई मसला नहीं, राउंड ऑफ कोई मसला नहीं। हाँ जी, वेयर हाउसिंग कॉस्ट के अलावा और बताएं इसमें जिसने पूछना है उसके अलावा। चलो डन सवाल। मैंने केस 1 हेडिंग दी थी कि सिंगल प्रोडक्ट है, तो सिंगल प्रोडक्ट में ही हूं, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट में भी और मुश्किलें हो सकती हैं। केस 1 ही चल रहा है, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट की मुश्किलें बता रहा हूं। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के अपने मसाइल हो सकते हैं। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के ना मैं 3 हिस्से बांट रहा हूं। SDs provide support to PDs only. SDs provide support to SDs as well, लेकिन वन वे। SDs provide support to SDs as well, टू। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के आगे मैंने 3 मसले बना दिए। एक बनाया है कि एसडीज पीडीज को सपोर्ट कर रहे हैं बस। एक है कि एसडीज दूसरे एसडीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कैंटीन वाले मेंटेनेंस के वर्कर्स को भी खाना खिला रहे हैं। और 1 वे और 2 वे, ये आपको मैं इन तीनों को एक एक करके पढ़ाता हूं तो बताता हूं। ये लिखा, ये लिस्ट लिख ली। चलें इनमें से पहला बताता हूं पहले। SDs provide support to PDs only. लिखें सवाल, इसके लिए सवाल लिखें। इस बात का मतलब यह है कि एसडीज बस पीडीज को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है सिर्फ इन्हीं की मशीनों की मेंटेनेंस कर रहा है। हो सकता है कोई स्टोर डिपार्टमेंट हो तो उसके पास सिर्फ इन्हीं का सामान स्टोर है। तो एसडीज पीडीज को सपोर्ट कर रहे हैं बस, आपस में एक दूसरे को नहीं कर रहे।
वो मिसाल नोटेड? चलें सवाल लिखें। टोटल बजटेड एफओएच, टोटल बजटेड एफओएच आफ्टर प्राइमरी अपॉर्शनमेंट, टोटल बजटेड एफओएच आफ्टर प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। अच्छा, अब चूंकि मैं आपको ये वाले मसाइल बता रहा हूं ना, तो अब इसके लिए मैं खुद से जो बना के सवाल लिखवाऊंगा वो यहां से ऑनवर्ड वाले ही होंगे। यानी अभी हम ये मेहनत नहीं कर रहे कि सुपर खर्चों की लिस्ट क्या है, वो हो गया बस। बाकी पास पेपर के सवालों पे आऊंगा तो उसमें तो फुल फ्लैश सवाल होता है, लेकिन मैं आपको चूंकि अब ये 3 चीजें सिखाने लगा हूं तो मैं आपको अब प्रैक्टिस क्वेश्चन जहां से ऑनवर्ड लिखवाऊंगा। यानी अब मैं आपको सवाल में ये फिगर्स बताने लगा। तो टोटल बजटेड एफओएच आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चुनिटी, यानी ये आर एज फॉलोज, आर एज फॉलोज। PD1, PD1 के हैं 8,800,000, यानी PD1 का मैंने ये बताया। PD2 500,000, SD1 1,01,000 और SD2 150,000। SDs provide support as follows. SDs provide support as follows. ये क्या मतलब हुआ इसका कि एसडी जितनी मेहनत कर रहा है उसका 40% मेहनत का हिस्सा PD1 को सर्विस दी जा रही है और 60% PD2 को। SD2 जितनी मेहनत कर रहा है 80% उसकी सपोर्ट PD1 को है, 20% PD2 को। बजटेड मशीन आवर्स, बजटेड मशीन आवर्स PD1 के, PD1 10,000 और PD2 16,000, 16,000। मुझसे रिक्वायर्ड है OAR फॉर ईच PD, OAR फॉर ईच PD। अच्छा, अब इससे ऊपर वाला वो जो सारा टेबल था वो हो चुका हुआ है। तो वो जो अंग्रेजी और बेसिस और टोटल और PD1 PD2 SD1 और SD2 ये सब ऊपर हो चुका हुआ है और इसका टोटल आ रहा है 8 लाख, 5 लाख, 1 लाख और 150। ये उस प्राइमरी अपॉर्चन वाली मेहनत का टोटल हो चुका। अब हमने सवाल में इससे आगे चलना है। सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट, SD1 को भी बांटना है, SD2 को भी बांटना है। किसको पहले बांटे? पहले किसको? दोनों एक लाइन में तो नहीं लिखेंगे ना, अलग अलग लिखें, जिसको मर्जी बांट लें। चलो SD1 को लिख लेता हूं पहले। किस रेशो में बांटना है? 40-60। तो SD1 से निकल जाएगा 1 लाख और यहां से निकल के इन गाड़ियों में बिठाना है। कितना कितना? 40,000 और 60,000। और फिर SD2 को बांट लेते हैं। किस रेशो में? 80-20। तो 150 यहां से निकलेगा और 120 आएगा यहां और 30 आएगा यहां। 960 और 590 और इसके लिए बेस हो गई 10,000 और 16,000।
और ओ ए आर हो गया जी 96 और 3 बस 36.87। तो अगर एस डीज सिर्फ पीडीज को बांटते हैं तो मसला क्या है? कोई नहीं, बस बांट दे, तो एस डीज को बांट दिए। एसडीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि SD2 पीडीज की मेंटेनेंस कर रहा है, SD3 वाले पीडीज को भी खाना दे रहे हैं, SD2 वालों को भी खाना दे रहे हैं, SD1 वालों को भी खाना दे रहे हैं। SD ये मैं कलर बदल देता हूं यार, ये तो सड़कें यहाँ पे इसमें क्रॉस कर रही हैं, चलो खैर है, आपने तो एक ही कलर में लिखना है। और जो SD1 है ये पीडीज को भी सपोर्ट कर रहा है, इनका भी सामान स्टोर करता है, और SD2 वालों को भी सपोर्ट कर रहा है। ये क्या हो गया? वन वे, हाँ जी, वन वे कैसे हुआ ये? SD1 SD2 को सपोर्ट कर रहा है, SD2 से सपोर्ट ले भी रहा है? नहीं। SD3 SD2 को सपोर्ट कर रहा है, इससे सपोर्ट ले रहा है? नहीं। SD3 SD1 को सपोर्ट कर रहा है, SD1 से सपोर्ट ले रहा है? नहीं। ये वन वे। तो अगर एसडीज दूसरे एसडीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वन वे, तो मसला क्या है? हाँ जी, कोई भी नहीं। हमें फिर इसमें सिर्फ थोड़ी सी तमीज करनी पड़ेगी, पहले आप वाली। तो एसडीज को यहां किस तरतीब से लिखना है, पहले किस एसडी को बांटना है, ये थोड़ी सी तमीज करनी पड़ेगी। वो तमीज सवाल से सिखाता हूं। लिखें सवाल, वो लिख लें मिसाल, फिर सवाल लिखें।
हाँ जी, वो मिसाल लिखी, चलिए सवाल लिखें। टोटल बजटेड एफओएच, टोटल बजटेड एफओएच आफ्टर प्राइमरी अपॉर्शनमेंट, टोटल बजटेड एफओएच आफ्टर प्राइमरी अपॉर्शनमेंट आर एज फॉलोज। PD1 8 लाख, PD2 5 लाख, SD1 200,000, SD2 चले 150,000, SD3 180,000, 1,80,000। SDs provide support as follows। ये एज फॉलोज है। क्या 2 वे? अच्छा, इस टेबल की इंटरप्रिटेशन क्या है? ये 10% जो यहां लिखा है, SD2 SD3 को सपोर्ट कर रहा है कि SD3 SD2 को सपोर्ट कर रहा है? SD2 SD3 को इतनी मेहनत सपोर्ट कर रहा है या SD3 SD2 को? पिछले सवाल में तो ऐसे नहीं था। पिछले में मैंने जो SD2 यहां लिखा था वो सपोर्ट कर रहा था। हाँ जी, तो जब एसडी की सपोर्ट बताइए ना, तो जरूरी नहीं कि वो इस तरह बताइए, वो ऐसे भी बताई हो सकती। ये कैसे पहचाने कि ऐसे है कि ऐसे, कि ऐसे है कि ऐसे? हाँ जी, 100% गिन लें। चलो, और ये पीडीज हैं, ये सपोर्ट कर थोड़ी रहे हैं, इनको तो मिल रही है। तो अगर पीडीज ऐसे ऐसे लिखे में, इसका मतलब ये सपोर्ट लेने वाले हैं, ये दे रहे हैं सपोर्ट। और पिछले सवाल में क्या था? मैंने पीडीज कॉलम में लिखे हुए, इसका मतलब ये सपोर्ट ले रहे थे, ये सपोर्ट देने वाले थे। तो पीडी से ही पहचानना पड़ेगा। पता नहीं क्या कह दिया मैंने, ये सपोर्ट दे रहे हैं। बजटेड मशीन आवर्स, बजटेड मशीन आवर्स PD1 20,000 20,000 और PD2 12,000। मुझसे रिक्वायर्ड है OAR फॉर ईच PD,
OAR फॉर ईच PD। आठ लाख, 5 लाख, 2 लाख, 150 और 180। चलें यहां तक पहुंचे, फिर सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करता हूं। अच्छा, वो ग्रुप में ना एक दो बच्चों ने सवाल पूछा था कि ओपनिंग स्टॉक की एंट्री क्यों नहीं की इन्वेंट्री वाले चैप्टर में। तो ये जो BD बैलेंस और CD बैलेंस होता है ना, इसकी एंट्री नहीं होती है। ये तो लेजर के T अकाउंट की एक क्लोजिंग पोजीशन है। जैसे पूरे महीने में जितनी इन्वेंट्री इन आउट होती रही, वो ट्रांजैक्शंस हो रही थी, उन ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती है। जब सारी एंट्रीज कर दी तो उस महीने का एंड रिजल्ट ये निकला कि 5000 यूनिट्स बचे रह गए। ठीक है, बचे रह गए। अब अगले महीने के शुरू में कितने बचे हुए? 5000। तो उसका मतलब 5000 और आ गए, ये एक और ट्रांजैक्शन हो गई। ये तो एक बची हुई पोजीशन थी, अगले महीने जो और मजीद आएंगे उनकी एंट्री होगी। फिर तो BD और CD बैलेंसेस की एंट्रीज नहीं होती, ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज होती हैं जी। FIFO मेथड में BD CD की क्या एंट्री होगी? क्या क्या क्या? स्टॉक का क्लोजिंग पोजीशन ये है कि 300 यूनिट्स पड़े हुए 40 वाले और 200 पड़े हुए 50 वाले। अब बताएं, अगले पीरियड में एक दो दिन बाद हमने 320 यूनिट्स इशू कर दिए, तो 300 ये वाले गए, 20 ये वाले गए। तो इसकी एंट्री है ना, इसकी तो एंट्री नहीं हो रही। इशू करेंगे तो उस इशू ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे, पड़े पड़े BD बैलेंस की कोई एंट्री तो नहीं हो रही है। ईयर एंड पे कौन सी एंट्री होगी? सेल्स की डबल एंट्री है ना, क्लोजिंग स्टॉक की कौन सी डबल एंट्री है परपेचुअल में? परपेचुअल में क्लोजिंग ओपनिंग की एंट्रीज नहीं होती हैं। ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में नहीं पढ़ी ये बात? हाँ जी, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट पहले किसको बांटे? किसी को भी बांट दें। अब हमने उसको बांटना है जो ज्यादा को सर्विसेज दे रहा है, पहले उसको खाली करेंगे। देखें, ये सेकेंडरी अपोर्शनमेंट का मकसद है इनको खाली करना। अगर मैंने पहले SD1 को खाली कर दिया, तो जब SD2 को खाली करूंगा तो SD1 में फिर कुछ हिस्सा आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ अदब की बात है कि पहले उस SD को बांटें जो ज्यादा को सपोर्ट कर रहा है। कौन सा? SD2। तो पहले SD2 को बांटेंगे। किस रेशो में? 40, 30, 20, 10। SD2 से 150 निकाल देंगे, 15 यहां आ जाएगा, 30 यहां आ जाएगा, 60 यहां आ जाएगा और 45 यहां आ जाएगा। उसके बाद अदब दूसरा नंबर जो इससे कम बांट रहा है, SD3। 50, 40, 10। अब जब SD3 को खाली करना है तो SD3 में है कितना जिसको खाली करना है? 195। 195 निकलेगा यहां से, और 97500 78,000 19500। और अब इस बच्चे को भी ले आएंगे SD1, ये अदब में सबसे आखिर में 70, 30। SD1 में कितना है जिसको खाली करना है?
249500। अब इसको निकाल दें तो PD1 में 174650 74850। तो अगर एसडीज दूसरे एसडीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वन वे सपोर्ट है। वन वे सपोर्ट का मतलब है कि जिस एसडी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी एसडीज जो हैं वो बेलॉस खिदमत कर रहे हैं, खुदगर्ज नहीं है, तो एसडीज दूसरे एसडीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वापस ले नहीं रहे हैं, वन वे। तो फिर इसमें तरतीब क्या रखनी है सेकेंडरी अपॉर्चुनमेंट की? जो एसडी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है पहले वो। डबल 1 3 2 1 5 0 69785 ये तो खत्म हो गए ना, एसडी तो खत्म हो गए। मशीन आर्स 20,000 और 12,000। ओ ए आर 56.60 15। हैं एक ही जैसे मतलब? यानी ये ऐसे होता तो फिर SD2 और SD3 एक जैसे है ना, फिर तो जिसको मर्जी पहले बांट ले। लेकिन SD1 बाद में, SD2 3 दोनों एक जैसे हैं, दोनों में से जिसको मर्जी पहले बांट दे, इसको बाद में। तीसरा 2 वे सपोर्ट नहीं है। हाँ जी, 2 वे सपोर्ट। दिमाग थक गया ना? नहीं, दिमाग थक गया। नहीं, वो मुश्किल है, उसको खत्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा।
अच्छा, अगर कभी घर के काम किए हों कभी, या हॉस्टल में रहते हों, और अगर सफाई का इरादा हुआ हो, अगर, अच्छा चलें घर के काम, घर के काम, अगर घर के काम किए हों कभी और सफाई वाले यानी हाथ कपड़े गंदे हो रहे हैं, अम्मा काम बताए जा रही हैं, करते जा रहे हैं, अब जब फारिग हो गए तो हाथ मुंह धो लिया, नहा लिया, कपड़े साफ कर लिए, इसके बाद एक और गंदा काम बता दिया तो नहीं ना, पहले बता देते तो अब क्या मसला है भाई, है अब तो, अभी तो हाथ मुंह धो के साफ, नहा के साफ हुए हैं, तो कोई बात नहीं, क्या मसला है। जब साफ हो जाते हैं ना तो एक अंदर से, सुस्ती की बात नहीं कर रहा, सुस्ती की बात नहीं कर रहा, जब साफ सुथरे हो गए तो अंदर से ना एक थोड़ी रिजेक्शन सी आती है कि अच्छा फिर गंद में हाथ डालें, और अगर साफ सुथरे भी नहीं हुए तो फिर जितने मर्जी गंदे काम करा लें। जब साफ सुथरे हो गए तो एक अंदर से एक रिजेक्शन फोर्स होगी कि नहीं अब तो साफ सुथरे हो गए। तो अगर कोई इंसान गंदा ही रहा करे तो फिर वो गंदे कामों में इजीली पड़ा रहेगा, और अगर गंदा हो जाए और फौरन साफ सुथरा हो जाए साथ, यानी ये आदत रख ले कि फौरन साफ सुथरा हो जाया करे, तो फिर इससे क्या चांस है, कि गंदे कामों में नहीं पड़ेगा। आस्ता आस्ता अगर पड़ भी जाएगा तो एक तो फौरन साफ हो जाया करेगा, दूसरा ये कि आस्ता आस्ता दूर हो जाएगा। अच्छा, और अगर कोई ये सोचे कि चलो मैं गंदा काम करता हूं साथ ही नहा लेता हूं, फिर गंदा काम करता हूं फिर नहा लेता हूं, तो उसको ना ये लगेगा अच्छा मैंने साफ तो हाथ कर ही लेने हैं, तो पहले 2 4 5 10 15 20 25 30 50 100 200 300 गंदे काम कर लें, उसके बाद में देख लेंगे, हाथ धो लेंगे। तिर्मिज़ी 1987। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने से रिवायत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहां कहीं भी अल्लाह से डरो और बुराई के पीछे, मतलब बुराई हो गई, नेकी करो, बुराई के पीछे नेकी करो तो नेकी बुराई को मिटा देगी। हो गई गड़बड़, तौबा लग, लेकिन अच्छा काम कर ले, उससे क्या होगा कि वो जो पुराना काम था हो सकता है वो डिलीट हो जाए, या हो सकता है कि जब बार बार नेकी करने की आदत हो रही होगी तो फिर बुराइयां आस्ता आस्ता छूटना शुरू हो जाएंगी और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। चले जाओ, अल्लाह हाफ़िज़।